हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि डीजी का ऑफलोड रन टेस्ट कैसे करते हैं। डीजी को ऑफलोड रन टेस्ट क्यों करते हैं। डीजी का ऑफलोड रन टेस्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। डीजी का चेकलिस्ट कैसे करते हैं। चेकलिस्ट के दरमियान क्या क्या चेक करते हैं। डीजी में सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम क्या है। डीजी को सिंक्रोनाइज क्यों करते हैं और इसे कैसे करते हैं। तो गाइस, आपसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। आप एंड तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा एक्चुअल डीजी का वर्किंग प्रिंसिपल है क्या। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आगे हम आपको बताते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास दो डीजी है, एक ये है और एक ये है। तो ये एक डीजी जो है 1500 kVA का है, एक ये है 1500 kVA का और एक हमारा ये है 1500 kVA का। गाइस, अब मैं बताता हूँ कि डीजी का चेकलिस्ट कैसे करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बैटरी को चेक करते हैं। बैटरी का वाटर लेवल चेक करते हैं कि इसमें कितना एसिड है। इसी तरीके से सारे बैटरी का कवर खोलेंगे। खोलने के बाद में हर सेल का वाटर लेवल चेक करेंगे। इसके बाद टर्मिनल ओपन करेंगे, ये टर्मिनल को चेक करेंगे रस्टी तो नहीं हो गया है। इस तरीके से सारा टर्मिनल को ओपन करके, कवर ओपन करके देखेंगे कि टर्मिनल हमारा रस्टी तो नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं इंजन ऑयल। इंजन ऑयल मतलब मोबिल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लेवल होता है। मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको दिखेगा ये मिनिमम लेवल है और ये मैक्सिमम लेवल है। देखिए, तो ये दो कट मार्किंग दिख रहा है, एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। तो अगर मैक्सिमम से नीचे है तो हम इसमें इंजन ऑयल को फिल करते हैं। तो ये दो चीज़ बता दी हैं आपको चेकलिस्ट। अब और बताते हैं क्या चेक करते हैं। हम यहाँ स्टार्टर में ये भी चेक करते हैं कि इसमें रस्टी तो नहीं है। अगर रस्टी है तो हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट लगाना पड़ता है। फिर ये एयर फिल्टर है, ये एयर फिल्टर को भी क्लीन करते हैं अगर डस्ट हो गया तो कंप्रेसर के जरिए। इसके बाद कूलेंट लेवल चेक करते हैं। ये रेडिएटर है, यहाँ ऊपर में इसका कवर है एंड कप, उसको ओपन करके चेक करते हैं कि हमारा कूलेंट कितना है। अगर कूलेंट कम है तो कूलेंट उसमें फिर से डालते हैं। नेक्स्ट फ़ैन बेल्ट चेक करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें 4 बेल्ट है। फ़ैन बेल्ट, फ़ैन ये होता है, ये बेल्ट है, इसलिए इसे कहते हैं फ़ैन बेल्ट। इसके बाद गाइस हम चेक करते हैं डीजल लेवल। डीजल लेवल का गेज लगा हुआ होता है, जैसा कि देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा डीजल फुल है। डीजल लेवल जनरेटर में 2 होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। इंटरनल जो होता है वो डीजी के पास होता है और जो एक्सटर्नल होता है वो आउटसाइड होता है, जो कि उसको मेन टैंक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद रूम का लाइट चेक करते हैं। रूम में इमरजेंसी लाइट होना चाहिए, रूम में फुल ब्राइटनेस होना चाहिए जब चेकलिस्ट कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसके बाद में डीजी रूम में फायर सिलेंडर होना चाहिए, उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं।
ठीक है, रूम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ये चेकलिस्ट इतना चीज़ नेसेसरी है करना डीजी स्टार्ट करने से पहले। डीजी स्टार्ट करने से पहले ये चेकलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। डीजी का चेकलिस्ट इसलिए करते हैं कि डीजी हमारा हर वर्किंग से अपडेट होना चाहिए। जैसे इन केस अगर हमारा पावर फेल हो गया तो हमें डीजी स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए हम डीजी का चेकलिस्ट करते हैं डेली रूटीन से। डीजी का ऑफलोड इसलिए करते हैं कि हमारा डीजी रनिंग पोजीशन में, रनिंग कंडीशन में रहना चाहिए। इन दैट केस अगर पावर फेल हो गया तो डीजी हमारा स्टार्ट होना चाहिए। अगर डीजी ऑटो मोड में रहा तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, अगर मैनुअल मोड में है तो स्टार्ट करना पड़ता है। इसीलिए ऑफलोड रन टेस्ट करते हैं कि डीजी हमारा अपडेटेड रहे। ऑफलोड रन टेस्ट का मतलब सिर्फ ऑफलोड रन टेस्ट होता है। इस डीजी के ऊपर में किसी तरह का लोड नहीं दिया जाता है। लोड का मतलब ये होता है कि डीजी में पावर तो जनरेट होता है, लेकिन इस पावर को हम कहीं यूज़ नहीं करते हैं। डीजी के एएमएफ पैनल में ब्रेकर तक ही पावर जाता है, वहाँ से आइसोलेट रहता है। इससे आगे पावर नहीं जाता है डीजी का, क्योंकि डीजी को सिर्फ स्टार्ट करके इंजन का रनिंग टेस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं ऑफलोड में। ऑफलोड जितना टाइम करते हैं, एक मिनिमम टाइम होता है 5 मिनट या 10 मिनट। उस 10 मिनट का हम कंजप्शन लेते हैं कंट्रोल बोर्ड में, जो मीटर लगा हुआ है उसमें से रीडिंग लेते हैं उसका, और कितना उतने देर में डीजल का कंजप्शन हुआ, एनर्जी कितना कंजप्शन हुआ, वो पूरा मेज़र करते हैं। वैसे एनर्जी कंजप्शन कुछ भी नहीं होता है, डीजल का कंजप्शन होता है। आपको मैं बता दूं कि डीजी क्यों लगाया जाता है। डीजी इसलिए लगाया जाता है कि ये बैकअप के लिए लगाया जाता है। वैसे डीजी ऑलवेज स्टैंड बाय मोड में रहता है। अगर इनकेस मेन पावर सप्लाई फेल हो गया तो डीजी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, अगर ऑटो मोड में है तो, नहीं तो मैनुअल मोड से स्टार्ट करना पड़ता है। डीजी का काम है सिर्फ बैकअप, और बैकअप के लिए ये स्टैंड बाय मोड में रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा डीजी स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डीजी ऑलवेज स्टैंड बाय एंड ऑटो मोड में रहता है। तो देखिए हमारा ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में देखिए लिखा हुआ डीजी जनरेटर एट रेस्ट मोड एंड ऑटो मोड। अब देखिए ये सारा बटन है, ये मैनुअल है, ये ऑटो बटन है। इंडिकेशन लैम्प जल रहा है, हमारा डीजी अभी ऑटो मोड में है। बैटरी चार्जर हमारा ऑन है, इंडिकेशन लैंप ऑन है, एक ट्रांसफर पंप प्लस इंडिकेशन लैंप है, इमरजेंसी स्विच है, एंड अदरवाइज ऑल दिस थिंग का है। अब मैनुअल स्टार्ट करने के लिए ये जो बटन दिखाई दे रहा है ये मैनुअल बटन है। मैनुअल बटन प्रेस करेंगे और ग्रीन बटन को प्रेस करने के बाद में डीजी स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलोड टेस्ट होने के बाद में रेड बटन से ऑफ करते हैं रीडिंग लेने के बाद। गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंक्रोनाइज क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कुछ ड्राइंग बना के रखा हूं और इसके ज़रिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है और इस चीज़ को मैं टू द पॉइंट बात करके मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि आपको टू द पॉइंट बात करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आप गौर से देखें और सुने। सिंक्रोनाइज क्या है, सिंक्रोनाइज सिस्टम क्या है? ये एक्चुअली एक पैरेलल कनेक्शन है जो एक डीजी से दूसरे दोनों, एक सपोज DG1 DG2 दोनों को एक किया जाता है। इट मीन्स पैरेलल कनेक्शन टोटली होता है। अब ये सिंक्रोनाइज करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं जो अप्लाई करना पड़ता है, और वो बहुत सेंसिटिव कंडीशन है। वो मैं बताता हूँ क्या क्या कंडीशन है जो अप्लाई करना पड़ता है।
जैसे कि ये DG1 है और ये DG2 है। तो DG1 का वोल्टेज अगर 415 वोल्ट्स है तो DG2 का भी वोल्ट्स जो है 415 वोल्ट्स ही होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये भी प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख के रखा है। पहला वोल्टेज, दूसरा फेज सीक्वेंस, तीसरा RPM, चौथा फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा कि DG1 का 415 वोल्ट्स होना चाहिए तो DG2 का भी 415 वोल्ट्स होना चाहिए। इसी तरीके से अगर DG1 का फेज सीक्वेंस अगर कुछ है तो DG2 का भी फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। इसके बाद फिर मैं बताता हूँ RPM अगर DG2 का अगर 5000 है तो DG2 का भी 5000 होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी इसी तरीके से, जो DG1 का है 50 है तो DG2 का भी 50 ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको फेज सीक्वेंस का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर ये फेज सीक्वेंस इस DG का कुछ है, अगर इस DG का कुछ है, तो अगर दोनों का फेज सीक्वेंस अगर एक नहीं होता है तो सपोज़ आप एक फ़ैन को कनेक्शन करते हैं, एक फ़ैन का कनेक्शन करते हैं, अगर ये दोनों DG का अगर फेज सीक्वेंस सही नहीं हुआ तो ये क्लॉकवाइज घूमने की जगह पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये एक मैं एग्ज़ाम्पल दिया हूँ, लेकिन अगर इसमें अगर एक भी अगर नहीं मैच करेगा तो सिंक्रोनाइज नहीं होगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये RPM है, इस DG1 का RPM का स्पीड है 5000 तो इस DG का भी 5000 ही रनिंग पावर होना चाहिए। ये RPM कहाँ से मेज़र करते हैं DG में? DG के अंदर में जो अल्टरनेटर जो होता है, जहाँ से पावर जनरेट होता है उसे अल्टरनेटर कहते हैं। वो अल्टरनेटर का स्पीड दोनों DG का सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल देके बता दिया आपको एक फ़ैन का। इसी तरीके से दोनों DG से पावर आउटपुट होता है और एक जगह होता है। अगर ये दोनों DG एक दूसरे से कंपेयर नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने का चांस है, जहाँ पे ये दोनों DG का पावर सप्लाई जाएगा। तो सिंक्रोनाइज का जो मेन बेसिक जो नॉलेज है मैंने आपको बता दिया, और टू द पॉइंट बात करके DG1 या DG2 सिंक्रोनाइज कहाँ होता है मैं वो बता देता हूँ। सिंक्रोनाइज वहाँ होता है जहाँ पावर जनरेट होता है। जैसे DG हो गया तो यहाँ पावर जनरेट होता है, टरबाइन हो गया तो वहाँ पावर जनरेट होता है, ट्रांसफार्मर हो गया तो वहाँ पे भी पावर जनरेट होता है। हम ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर को भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, बशर्ते जो ये कंडीशन है वो सेम होना चाहिए। वोल्टेज सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं सिंक्रोनाइज। तो गैस ये पेपर में समझाने का एक ही रीज़न था कि आपको टू द पॉइंट बात करके आपको समझाएं और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यही एक बेसिक है सिंक्रोनाइज का, जो आप देख सकते हैं। 4 स्टेप्स जो है उसको फॉलो करना पड़ता है: वोल्टेज, फेज सीक्वेंस, RPM एंड फ्रीक्वेंसी। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।